बीजेपी के मंत्री ने कहा कि जो आई लव महादेव बोलता है वही मुंबई का मेयर बनेगा। मुंबई का मेयर एक मुसलमान क्यों नहीं बन सकता, ये मेरा बात है। तो अगर संविधान ने उनको इजाजत दिया तो उसी संविधान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले को भी इजाजत दिया कि वो भी बन सकता है। तो क्यों ना कोई खान, पठान, सैयद, कुरैशी, शेख, अंसारी नहीं बन सकता मैं? क्यों नहीं बन सकता मैं? बन सकता है। मैंने कहा कि बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती है मुंबई की मेयर। मुंबई महानगर पालिका का महापौर कौन होगा? हर एक दल अपने अपने ओर से इस मुद्दे पर कई सारे बयान दे रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मराठी मानुस ही मुंबई का महापौर बनेगा, वहीं दूसरी ओर अब ऐसे कई दल है जिनका कहना है कि या तो कोई खान या पठान या फिर एक बुर्खा पहने हुई महिला भी महापौर बन सकती है। ऐसा कहना है AIMIM के नेता वारिस पठान का। वारिस पठान हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, इतना ज्यादा चर्चा हो रही है महापौर कौन बनेगा इसको लेकर, इसी बीच अब आपके द्वारा दिए गए बयान की एक बुर्खा वाली महिला भी महापौर बन सकती है, इसको लेकर बाकी सारे दल भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि ये बयान जो है स्वीकार्य नहीं है। ऐसा बयान आपने क्यों दिया और साथ ही इसके पीछे की आपकी मंशा क्या है? देखिए, मुझे आप ही की तरह पत्रकार ने बताया कि बीजेपी के मंत्री ने कहा कि जो आई लव महादेव बोलता है वही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मैं तो संविधान को मानता हूँ, कायदे कानून का पालन करता हूँ। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, हिस्सेदारी की बात करता है। तो अगर संविधान ने उनको इजाजत दिया तो उसी संविधान ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले को भी इजाजत दिया कि वो भी बन सकता है। तो क्यों ना कोई खान, पठान, सैयद, कुरैशी, शेख, अंसारी नहीं बन सकता मैं? क्यों नहीं बन सकता मैं? बन सकता है। मैंने कहा कि बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी बन सकती है मुंबई की मेयर। बन सकते। देखिए, संविधान किसको नहीं बनाया आप देखिए। भारत के प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद, वाइस प्रेसिडेंट बने हामिद जी, कितने सारे गवर्नर मुसलमान बने। तो मुंबई का मेयर एक मुसलमान क्यों नहीं बन सकता, ये मेरा बात है। मगर इनके पास तो कोई बात थी नहीं, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है। आप इनको सवाल करो डेवलपमेंट का तो आपको बोलेंगे नहीं पता। आप इनको बोलोगे इतने साल से आप सत्ता में बैठ के मलाई खाए, पैसा बनाए, करप्शन किए, उसके लिए हालत तो मुंबई की खराब कर दी है आपने। इनके पास जवाब नहीं है। एक आधा घंटा बारिश आती है, पूरा मुंबई डूब जाता है, ट्रेनें बंद, रास्ता बंद, सब बंद हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, इनके पास जवाब नहीं है। महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या कर रहा है, इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास मुंबई के अंदर जो पोल्यूशन इतना हाई लेवल हो गया, जिसको लेकर मुंबई के उच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगाई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो तमाम सवालों से बचने के लिए, जवाब नहीं देने के लिए, ये बिल्कुल अपनी ओछी हरकत पे आगे पोलराइज करना है, इनको ध्रुवीकरण करना है, नफरत फैलाना है। तो क्या करे, इसी तरह के बयानबाजी का। ये जब बयान करते तो मैं तो संविधान में रह के अपनी बात रखता हूँ। तो ये बीजेपी ने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है सब जगह, आए दिन इस तरह की बकवास करते हैं। अब एक और इनके अंदर चालू ट्रेन में चढ़ गई एक और नफरती, नवनीत राणा। उन्होंने क्या कहा, मुसलमान लोग 19 बच्चे पैदा करते हैं, तो अपने को हिंदुओं को 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो। मैडम 19 पैदा कर दो, आप भी पैदा करो। कौन रोका है आपको? 25 पैदा करो, आप में ताकत है उतने पैदा करो, हम तो कोई रोकता नहीं है ना। लेकिन आप खुद महिला हो, आप महिलाओं को इतने सारे ज्ञान दे रहे हो, तो आपके तो खाली 2 ही बच्चे। पहले आप तो आगे बढ़ो, आप पहले खुद के ऊपर लो, उसके बाद दूसरी महिलाओं को बोलो 5-5 पैदा करो, उनके लिए पहले खाने पीने का प्रबंध करिए, उसके बाद। ये तो इनका प्रॉब्लम क्या है, ये डाटा नहीं देखते। टोटल फर्टिलिटी रेट जो मुसलमान में कम होता जा रहा है, आज की तारीख के अंदर हाईएस्ट यूज ऑफ कॉन्डोम्स मुसलमान कर रहा है। ये तमाम डाटा है जो इसकी इनको परवाह नहीं है, बस इनको सिर्फ नफरत फैलाना है, चीप पब्लिसिटी हासिल करनी है और एक होड़ से लगी कंपटीशन, कौन बड़ा हिंदुइज्म का चैंपियन। तो आपस के अंदर उन्होंने इसने ये बोला, अच्छा इसने बोला तो इसको मंत्री बना दिए, अब मैं ये बोलूंगी मेरे को भी कुछ पद मिल जाएगा। इसीलिए सिर्फ उनको मेन टारगेट क्या है, मुसलमानों को गाली बको। तो इनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, मैडम मुझे उस कपल के पास लेके जाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उस कपल से जिसके 19 बच्चे, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं भी तो देखूं। मगर आपको अपने घर से शुरू करो, मैडम 2 है ना, आगे बढ़ो, उसके बाद दूसरों को क्या। तो ये सारी मुद्दे जो है ना, ये ध्यान भटकाओ बाजी बीजेपी कर रही है, पोलराइज ध्रुवीकरण करने का। मगर महाराष्ट्र की जनता समझदार है, वो इस वक्त उसी के साथ जाएगी जो डेवलपमेंट का काम करने की बात करेगा,
विकास की बात करेगा, अच्छी सड़कों की बात करेगा। कॉरपोरेशन का चुनाव होता है वो सिविक कम्युनिटीज के लिए, नाले गटर ये सब कौन करेगा, उसके साथ जाएगा नहीं कि इनकी बकवासबाजी से नफरत फैलाने वालों के साथ नहीं जाएगा। और हमारा जो मानना है, अभी जो महाराष्ट्र का नगर परिषद का चुनाव आपने देखा, मेरा अगला सवाल उसी पर है। आपने कहा कि महानगर पालिका का चुनाव है, सिविक एमेनिटीज जो है वो बड़ी एक फैक्टर रहती है डिसाइड करने के लिए कि आखिर महापौर किसका बनेगा, कौन सा दल जो है उसमें आगे बढ़ेगा। लेकिन जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हुए उसमें आखिर महायुति की जो प्रचंड जीत थी वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर या एक कारण बोल सकते हैं जो दर्शाता है कि महाराष्ट्र के लोग जो है वो किसमें ज्यादा फेथ इन टेस्ट कर रहे हैं। अब जब महाविकास आघाड़ी में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अलग रास्ता चुन लिया है, चाहे कांग्रेस हो या फिर एनसीपी, शरद पवार जी की भी जो पार्टी है वो भी फिलहाल कंफर्म नहीं है कि वो किसके साथ चुनाव लड़ेगी, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष में इतनी ज्यादा असंतुष्टता ये कारण हो सकती है कि लोगों को एक स्टेबल युति चाहिए और वो महायुति के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को देख रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव गया नगर परिषद का, उसमें हम भी हिस्सा लिए थे। हम तो ना इनका हिस्सा थे ना उनके साथ थे, हम तो खुद अपनी ताकत के ऊपर लड़े चुनाव। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में हमारे तकरीबन 83 के करीब पार्षद जीत के आए, एक हमारा चेयरमैन जीत के आया। तो साफ दर्शाता है कि महाराष्ट्र के आवाम के दिल में असद ओवैसी साहब के लिए मोहब्बत जो है वो आ रही है खुल के। और जो दिख रहा है काम, वो काम को देख के वो लोग वोट दे रहे कि वाकई असद ओवैसी साहब संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते, डेवलपमेंट करते, विकास करते, हर जो मुद्दे हैं उसके साथ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते, हक न्याय की बात करते, हिस्सेदारी की बात करते। तो तमाम मुद्दे जो है लोगों के दिमाग में दिल में रहते और वो वोट देते। और इंशाल्लाह यकीन मानिए अभी जो महानगर पालिका का भी चुनाव है कॉरपोरेशन का महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ भी हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, मुझे इतना यकीन है कि महाराष्ट्र की आवाम हमारे उम्मीदवारों को दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजेगी और भारी संख्या के अंदर हमारे कॉरपोरेटर्स जीत के इस मरतबा कॉरपोरेशन में जाएंगे और लोगों का काम करेंगे, विकास का, डेवलपमेंट का, हिस्सेदारी का, हक की बात करेंगे। जो आप लोगों का वोट बैंक है, कहा यह जा रहा है कि उस पर नजर कांग्रेस और एनसीपी की भी है, तो ऐसे में अब ये दो दल क्योंकि कई सीटों पर जो है इंडिविजुअल भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इससे आपके वोट बैंक पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता है। क्या फर्क हो, जो पब्लिक जानती है कौन डेवलपमेंट की बात कर रहा है। पब्लिक ने देख लिया है, कांग्रेस का भी इतने साल से सत्ता में थे ना, ये लोग ही तो थे। अभी महाविकास आघाड़ी के साथ में अलायंस के अंदर भी तो कांग्रेस थी महाराष्ट्र में। क्या हो गया इनका कि एरोगेंस है इन लोगों का, इनको अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते ये कि हमारी हार की वजह क्या है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। खास तौर से कांग्रेस के साथ कोई जाने को प्रीफर भी नहीं कर रहा, चाहे उबटा को देख लो या कोई भी। तो अब देखते हैं इतने सालों से जो राज किया, और ये क्या माइनॉरिटी के लिए करेंगे। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुनाव आया महाराष्ट्र का, देश भर में था, अभी रिसेंट महाराष्ट्र में 48 सीटें थी। क्या कांग्रेस ने किसी भी एक मुसलमान को उम्मीदवारी दी थी क्या? इसको लेकर नाराज भी थे काफी ज्यादा उनके खुद के नेता। बिल्कुल उनके खुद के नेता नाराज थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे भी फोन थे, वारिस भाई एक भी मुसलमान को सीट। तो क्या महाराष्ट्र में कोई कांग्रेस को 48 सीटों में कोई मुसलमान नहीं दिखा कि उनको दे सकते? तो जो मुस्लिम एम्पावरमेंट आप नहीं करोगे पॉलिटिकल, तो कौम आगे कैसा बढ़ेगी, कैसे आगे जाएंगे? फिर आप रोना गाओगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए हम जहाँ जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़ा करेंगे तो हमारे वोट काटेंगे ये, हम इनके नहीं, ये हमारे वोट काटेंगे। हमने बिहार में भी देखा, काफ़ी जगहों के ऊपर हमको शिकस्त, 80,000 वोट लिया हमारा बिहार में आदमी, 300 वोट से हार गया। ये वोट कटवाते वहाँ पर भी, इनके अलायंस वोट कटवाते। तो हमको लड़िए, इजाज़त दिया है संविधान ने आपको भी, हमको भी, आप भी लड़िए, हम भी। हम तो नहीं बोलते ना कि आप ऐसा करें, फिर आप क्यों बोलते? जब माइनॉरिटी की बात होती है तो अल्पसंख्यक समाज के पास ऐसे कई सारे पार्टी है, जिसमें से एक आपकी पार्टी है जो उनके हित की बात करे, लेकिन आप ही के प्रतिस्पर्धा में समाजवादी पार्टी को भी गिना जाता है। लेकिन अबू असीम आजमी आप लोगों को अपनी गिनती में नहीं लेते, कहते कि आपकी पार्टी के बारे में वो बात तक नहीं करना चाहते। तो ऐसे में अगर अब जब आप दोनों ही पार्टी का मकसद एक है, आपके समाज की भलाई है, तो एक दूसरे के साथ इतना नफरत क्यों? देखिए आपने इनका नाम लिया, जब वो बात करना नहीं चाहते तो मैं तो उनसे भी ज़्यादा ढीठ हूँ। तो कौन वो, मैं नहीं जानता किसी को जिसका आपने नाम लिया। मैं जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता ऐसे लोगों को। मेरी डिग्निटी के बिलो है, जाने दो।
जाने दो। लेकिन बात करते हैं हम विपक्ष की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोग महायुति के तो एकदम खिलाफ हैं, लेकिन जब विपक्ष की बात करते हैं तो ऐसे कई सारे दल हैं जिसमें मनसे और शिवसेना यूबीटी का जो गठबंधन हुआ है, कहा जा रहा है कि इनके साथ में आने से जो है मराठी मानुस का भला होगा। आप लोग इनकी इस विचारधारा से कि भाषा के ऊपर मनसे ने लोगों को पीटा है, उनको मारा है, ऐसे दल के साथ ऐसे गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दो भाई मिले हैं, ये अच्छी बात है। दो परिवार 20 साल के बाद एक हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन सियासत में आप आए, लड़िए, आपको इजाज़त है। पर यहाँ देखने वाली बात ये है ना मैडम के ये वही MNS है, वही राज ठाकरे है जिन्होंने मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर भोंगे लगे थे उनको उतरवा रहे थे, ये गाली गलौज कर रहे थे। ये वही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने महाराष्ट्र की असेंबली पे, फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमको गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। ये वही है। तो ये भारत, महाराष्ट्र का जो मुसलमान है, ये भूला नहीं है। आपने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, इसका आपने गर्व महसूस किया, तो क्यों मुसलमान आपके साथ जाएगा, क्यों कोई माइनॉरिटी आपके साथ जाएगा? तो ये पूरा इलेक्शन में सबको जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब से ही आपका एक जवाब इस पर भी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वो बता रहे हैं कि आप लोग और शिवसेना यूबीटी, आप दोनों का जो है एक सीक्रेट अलायंस चल रहा है जो आप लोग बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। आप एक और इतनी नफरत बता रहे हैं उनके खिलाफ, मुस्लिम्स के मन में इतना नफरत है शिवसेना यूबीटी के खिलाफ, दूसरी और इस प्रकार की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आपकी और उनकी सीक्रेट अलायंस चल रही है। ये कौन है साहब जो इतनी सारी बातें जानते हैं? हमारा तो कुछ है ही नहीं है ऐसा। इनको कहाँ से वही उतरी, ख्वाब आया, सपना देखा, क्या देखा, पता नहीं मुझे। हम तो नहीं है किसी के अलायंस के अंदर, कहीं पीछे से इन्हीं का तो अलायंस नहीं है कि तुम यहाँ से घुसो, हम वहाँ से घुसेंगे, वोट काटो, इन लोगों का और फ़ायदा पहुँचे। ये देखिए, ये सब जो बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। भाजपा में क्या हो रहा है आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि शिंदे साहब साथ में है या नहीं है। शिवसेना बीजेपी साथ में है तो कितनी सीट पे भी नहीं पता। अजीत दादा साथ में है या नहीं है। यही बीजेपी के मंत्री थे जिन्होंने कहा था हम अजीत दादा के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास एक नेता है जिनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। यहाँ साथ में नहीं जाएंगे, सेंटर में साथ छोड़ो, मान जाऊँगा। अरे यहाँ अलग करेंगे, वो मुसलमानों को कैंडिडेट उतारेंगे, मुसलमानों के वोटों का विभाजन करेंगे और खुद के फायदे के लिए सब काम करेंगे। हम क्या बेवकूफ़ है? पब्लिक नहीं जानती कि क्या चल रहा है पीछे। तो ये इनको खुद के अंदर झांकते ही नहीं है, खुद का छुपाने के लिए बीटी में, डीटी में, सीटी में, डीटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना तथ्य की, बिना एविडेंस की बकवासबाजी है। और ऐसों की बात को आप क्यों ध्यान देते हो, क्यों उसको पब्लिसिटी देते हो? कोई जानता ही नहीं जिसको, क्यों ध्यान देना है? बीजेपी के 2-3 नेता हैं, उनका हम नाम लेना चाहेंगे, शायद आपके बोल में थोड़ा सा बदलाव देखा जाए। नितेश राणे, अमित साटम, आशीष शेलार, ये कुछ चुनिंदा नेता हैं जिन्होंने ये बताया है कि यदि मुंबई का कोई महापौर बनता है तो वो कोई भी बने, लेकिन कोई खान या किसी पठान को नहीं बनने देंगे। महापौर बनेगा तो एक मराठी मानुस ही बनेगा, महापौर बनेगा तो कोई उत्तर भारतीय ही बनेगा, लेकिन किसी मुस्लिम को नहीं बनने देंगे। तो इसको लेकर तो उनके तरफ से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि हम तो इसी प्रकार अपना चुनाव लड़ेंगे और चाहे पोलराइजेशन देख लीजिए, कंसोलिडेशन देख लीजिए, वो जारी रहेगा। देखिए, जिनका आपने नाम लिया ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते, डेमोक्रेसी को नहीं मानते, सेक्युलरिज्म की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ये लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके। क्योंकि अगर संविधान को मानते ये लोग तो इक्वालिटी लिखा है उसके अंदर, बराबरी की बात है संविधान के अंदर। और ऐसा बोला कि बन ही नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते भाई? मैंने आपको पहले भी कहा ना कि बन सकते हैं। बने, पहले अब्दुल कलाम बने हैं, हामिद साहब बने, बहुत सारे गवर्नर्स बने हैं, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं महाराष्ट्र के, अंतुले साहब बने हैं। और इंशाअल्लाह यकीन मानिए खान, पठान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी भी बन सकता है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरी तो दुआ है कि एक दिन इंशाअल्लाह मुंबई की मेयर एक हिजाब पहनने वाली हमारी मुस्लिम बहन भी ज़रूर बनेगी। इनके बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको ध्यान भटकाना है, नफरत फैलाना है, ध्रुवीकरण करना है, पोलराइज करना है, सब करना है। सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, सिविक इश्यूज पे बात नहीं करना। लोगों को सुविधा देने की इनकी नीयत ही नहीं है। इनकी नीयत है कि ये बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुंबई की जनता, अपन अपना चलाते रहो बस। जनता समझदार है, इनको जवाब मिलेगा। इस तरह का नफरत नहीं चलता महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में तो नहीं चलेगा। अब
इतने सारे विषय पे बात हो रही है तो बात हम बांग्लादेश पर भी कर लेते हैं। बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि वहाँ के माइनॉरिटी यानी हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है। दीपू चंद्र दास के बाद भी कई सारे हिंदुओं को जो है वहाँ पर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। इस पर एक और कई ऐसे विपक्ष दलों के नेता हैं जो बात नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी और आपकी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? क्या अल्पसंख्यक जो वहाँ के हैं, वहाँ के जो हिंदूज हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए या फिर आगे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, वायलेंस, ये मॉब लिंचिंग जो हो रहा है उसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। हाईएस्ट वर्ड्स में मैं कंडेम करता हूँ कि किसी को भी कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, किसी को भी मॉब लिंचिंग इस तरह करने का अधिकार नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि वहाँ की सरकार भी उचित कार्रवाई करे, कदम उठाए। जिन लोगों ने हरकत को अंजाम दिया है उनको सख्त सज़ा दे। सबको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो हम तो ये भी चाहेंगे कि हमारी भारत की जो सरकार है वो लिप सर्विस छोड़े और वहाँ पर जो मॉब लिंचिंग हो रही है, माइनॉरिटी हमारे हिंदू भाइयों पे जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उनकी मदद के लिए कदम उठाए। मगर उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जो लोग कर रहे हैं तो उसका बदलाव भारतीय मुसलमानों के साथ, तो ये गलत है। देखिए, मॉब लिंचिंग भारत में भी होती है। हर आए दिन आपने देखा कि किस तरह मुसलमानों को नाम पूछकर कभी JSR के नाम पर, तो कभी झूठे वे बुनियाद, शक की बुनियाद पर के ये गांव का वो लेके जा रहा है उसके नाम पर मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। वो भी कंडेमनेबल है, उसकी भी निंदा जितनी की जाए कम है। करना चाहिए कंडेम, किसी को कायदा कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मगर यहाँ वाले कंडेम नहीं करते। उल्टा होता क्या है, अखलाक को मॉब लिंचिंग करके सिर्फ गाय के गोश्त के नाम पे मार दिया था यूपी में, जब पता चला कि वो तो बफेलो मीट निकला। अब जो योगी सरकार है, जो कातिल है अखलाक के, जो बाहर है, उन पे से केस विड्रॉ करने की बात कर रही है। तो आप अगर इनको बढ़ावा दोगे, इन पे से केस विड्रॉ करने की आप बात करोगे, तो मॉब लिंचिंग कर तो आप सपोर्ट कर रहे हो, आप तो उनका समर्थन कर रहे हो। तो कैसे कम होगा क्राइम? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वायलेंस हो, मॉब लिंचिंग हो, कोई रिलीजन नहीं बताता कि किसी को आप किसी की जान ले लो। तो कंडेमनेबल है और भारत सरकार को लिप सर्विस नहीं, एक्शन लेना चाहिए ताकि हमारे वहाँ के जो हिंदू माइनॉरिटी भाई है उनका सपोर्ट करो। भारतीय हिंदू माइनॉरिटी का भी होना चाहिए। पर अभी देखिए आप, मैं अभी एक इंटरव्यू दे रहा था, मुझे कहा गया जानवी कपूर ने बांग्लादेश के अंदर जो मॉब लिंचिंग हुआ उसके कंडेम किया। अच्छी बात है, कंडेम करा उन्हें, मैं खुश हूँ मैं कि चलो आए तो सही सामने बोलने, कंडेम करना, रूल ऑफ लॉ फॉलो करने की बात की। मगर जानवी कपूर को प्यार, मोहब्बत, इज्जत भारत से मिली। उनके माँ बाप भी, श्रीदेवी की बेटी है वो, काफ़ी बड़े फिल्म स्टार्स थे। अब उनको भारत में जो इतने सारे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई, तब ये कहाँ थे, कहाँ पे शूटिंग कर रहे थे? तब इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला कि भाई मैं भारतीय हूँ। पहले भारत में भी जो मॉब लिंचिंग हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी कंडेम करना चाहिए। यहाँ भी जो मॉब लिंचर है उनकी भी सज़ा के लिए बात करना चाहिए उनको। मगर ये हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए। आप स्टैंड ले रहे हो, क्लियर स्टैंड। मैं स्टैंड ले रहा हूँ, आई स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ, आई स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ भी मॉब लिंचिंग, वायलेंस हो रहा है वो कंडेमनेबल है। सबको कायदा कानून का पालन करना है, किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह से स्टेटमेंट दो आप। तो यानी देखिए, पहले तो बॉलीवुड पर ऐसे कई आरोप भी लगते आए हैं कि बॉलीवुड के जो इतने बड़े खान हैं, कपूर्स हैं, जो बड़े बड़े सितारे हैं, उनके द्वारा कभी भी किसी भी ऐसे घटना को लेकर स्टैंड नहीं लिया गया है। अब जब स्टैंड लिया भी जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो द्विपक्षीय या फिर महज कुछ कुछ घटनाओं को लेकर ही है और सभी ऐसे वायलेंट एक्ट्स के लिए वो नहीं कर रहे हैं। यानी वो सामने आए, पहले तो वो सामने आते नहीं, अब जब आए भी हैं तो आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर दल बदलू का रोल किया जा रहा है। नहीं, आके को एहसान नहीं कि आपने बिल्कुल अच्छा कि आपने कंडेम किया मॉब लिंचिंग। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि मॉब लिंचिंग कंडेम किया आपने, अच्छी बात है। भारत में भी जो मॉब लिंचिंग होती है उसको भी कंडेम आप कर दो तो ज़्यादा अच्छी बात होगी ना। आप मॉब लिंचिंग, इंसान वहाँ भी है, इंसानियाँ भी, वो माइनॉरिटी हिंदू, माइनॉरिटी मुस्लिम है, वहाँ के लिए आपने बोला, एडमायर करता हूँ। लेकिन यहाँ के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे? यहाँ भी तो बेगुनाह बेकसूरों पर आए दिन धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, JSR नहीं बोलने के नाम पर मॉब लिंचिंग किया जाता है ना। तब आप खामोश क्यों रहते हो, क्यों नहीं बोलते? जबकि भारत देश ने आपको मोहब्बत की। आपकी फिल्म सिर्फ हिंदू भाई तो नहीं देखते, मुसलमान भी देखता है, सब देखता है। तो आप क्यों कंडेम नहीं करते? क्यों ये डबल स्टैंडर्ड आप करते हो? तो मैं तो चाहूँगा कि इनको यहाँ पर भी जो होती है मॉब लिंचिंग, उस पर भी कंडेम करना चाहिए। औरंगाबाद दंगों के जो आरोपी थे राशिद मामू, वो अब शिवसेना UBT में जो है प्रवेश कर चुके हैं, जिसको लेकर ना सिर्फ लोगों में बल्कि जो उनके इंटरनल पार्टी के नेता है उनमें भी काफी ज्यादा रोष है। इस प्रकार एक आरोपी को अपने पार्टी में लेना, ये कहाँ तक सही है और इसको आप किस प्रकार देखते हैं?
देखिए, अब ये जो औरंगाबाद में यूबीटी में गए हैं, ये इनका पर्सनल चॉइस थी। यूबीटी ने इनको लिया, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। अब इनको टिकट मिलती है, लड़ते हैं, तो जो आवाम वोट देगी वो आवाम की चॉइस है। आवाम चाहेगी तो उनको देगी वोट, आवाम चाहेगी कि नहीं भाई, तो ऐसी पार्टी में गया जिसने तो बाबरी मस्जिद का जो शहीद किए तो उसका गर्व फील कर रहे हैं वो, तो आवाम जवाब देगी उनको। अब मैं कौन होता हूँ बोलने वाले? मैं तो नहीं रोक सकता उनको कि मत जाइए, या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप जाइए। आवाम है, जनता फैसला करेगी। जब मुंबई में इतने सालों से हम मराठी बनाम हिंदी का जो विवाद देख रहे हैं, उसमें आप लोगों ने भी हिंदी भाषी लोगों को मारपीट नहीं करना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने स्टैंड लिया था। लेकिन अब इसी के विरोध में ठाकरे बंधुओं के खिलाफ एक नई पार्टी जो है वो बनी है, जिसका नाम है उत्तर भारतीय विकास संघ। इनका कहना है कि जो मारपीट की जा रही है गैर मराठियों के साथ या पर प्रांतियों के साथ, उसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। यूबीटी और मनसे का इस प्रकार एक साथ आना और मनसे की फितरत लोगों को मारने की, भले ही वो भाषा को लेकर हो और एक सर्टेन पॉइंट के बाद हो, इसको आप के द्वारा आप इसे कैसे देखते हैं कि लोगों के साथ मारपीट करना और उसके विरोध में इस प्रकार पार्टियों का फॉर्मेशन होना, ये कहां तक लोगों के हित की बात है? देखिए, मराठी भाषा का हम पूरी तरह आदर और सन्मान करते. मी मराठीमध्ये बोलतोय कारण की मी ॲडव्होकेट पण आहे प्रॅक्टिसिंग, आणि कोर्टामध्ये मला मराठीमध्ये FIR सगळं. आय एम प्राऊड इंडियन मुस्लिम, आय एम अ प्राऊड मुंबईकर. मी बोलतोय दरवेळा. लेकिन आप किसी को मारना तोड़ना, मैं नहीं समझता हूँ कायदा कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार है. ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ. अब हम देख रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी पर भी जरा बात कर लेते हैं. आप लोगों का क्या विचार है महानगर पालिका के चुनाव को लेकर? कितने सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं? और वैसी साहब क्या निर्णय ले रहे हैं? कब मीटिंग करेंगे? मुंबई कब आएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरे जोश के साथ महाराष्ट्र के अंदर हर विभिन्न जगह के ऊपर महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी. हमारी पूरी टीम्स तैयार है. अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी आप लोग के सामने आ जाएगी. फिलहाल भी काफ़ी कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए और बिल्कुल असद ओवैसी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम. हमारे पार्टी के जो औरंगाबाद के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ भाई वो भी है. हम सब मिलकर इंशाल्लाह पूरी तरह चुनाव लड़ेंगे और हमको यकीन है हम लोगों के पास जाएंगे उनके मुद्दे लेके, उनके मसले मसाइल लेके, और लोग हमको मोहब्बत से, दुआओं से, वोटों से नवाजेंगे. क्योंकि पब्लिक एक विकल्प के तौर पे अभी देख रही है मजलिस को, मोहब्बत दे रही है. उसको लग रहा है कि बिल्कुल ही हमारे साथ खड़े रहेंगे, और हम खड़े रहते हैं, काम करते हैं, सुख दुख दर्द में उनके साथ है, उनके विकास के लिए उनके साथ है, उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं. तो हमारा साथ देंगे और हमको इंशाल्लाह पूरी तरह कामयाबी मिलेगी. बस 2 दिन बाकी है, सारा चीज़ हो जाएगा सामने. हमारे तो काफ़ी लिस्ट आ गई, ये लोगों ने तो एक तक लिस्ट भी नहीं दिया अभी तक. तो कभी बीजेपी, कभी शिवसेना यूबीटी की बी टीम बताने वाले जो तमाम नेता हैं, उनको आपका क्या जवाब रहेगा? आप अपने गिरेबान में झांको. हमको ए से लेके जेड टीम तक बोल दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. सबको पता है हम क्या है, हम लड़ते हैं. ना इनका हिस्सा है ना इनका है. इनको 10 बार बोलते हैं साथ में लो, इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल हो जाते हैं. ये फिर हम लड़ते हैं तो ये बोलते कि नहीं ये तो बी टीम है. अरे भाई, महाराष्ट्र के जब पिछला चुनाव हुआ था MLA का, अभी तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी. उसमें समाजवादी पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, ये सब ने मिलकर एक महाविकास आघाड़ी बने. हम तो उनका हिस्सा नहीं थे. चुनाव लड़े कितनी जगह पे, जहाँ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार डाले वही समाजवादी ने खड़ा कर दिया, वही उबठा ने खड़ा कर दिया. आपस में फ्रेंडली फाइट चक्कर में ये हुआ, जीत गई बीजेपी. चुनाव के नतीजे आने के बाद इन्हीं के अलायंस पार्टनर आदित्य ठाकरे ने पूरी मीडिया के सामने बैठकर कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की असली बी टीम जो बन के साबित हुई वो समाजवादी पार्टी थी. समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी का काम किया. उनके जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे वो पूरे बीजेपी के एजेंट बने थे. पूरी तरह से उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया. ये उन्हीं के अलायंस पार्टनर आदित्य ठाकरे का बयान है, आपके पास होगा, आप देख लीजिए कौन बी टीम है. शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. तो आप वारिस पठान को सुन रहे थे, जिन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो फिलहाल महाराष्ट्र में और मुंबई में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के हलकों में चर्चा का विषय बना है. और इनका कहना है कि ये मानते हैं और संविधान के तहत हर किसी को हक है कि वो वोट करे, और वोट करने के बाद उन्हें अपना महापौर कौन चाहिए, वो या तो एक मराठा भी हो सकता है, एक हिंदू भी हो सकता है, और साथ ही वो एक बुर्खा पहनी महिला भी हो सकती है. मुंबई से कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए.